एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पार्ट 2। ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया है, तो हमने राइट्स वाले पार्ट को डिस्कस नहीं किया था। ड्यूटीज तक हमने डिस्कस किया है, ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली वहां तक हमने डिस्कस किया है, और जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है बेलमेंट क्या है, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो आज के वीडियो में हम उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर इस बेलमेंट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और समझ पाओ। आज के वीडियोस में हम शुरू करने वाले हैं राइट्स ऑफ बेलर्स है। ठीक है, पहले राइट्स ऑफ बेलर, फिर राइट्स ऑफ बेली। अब जब भी हम राइट्स की बात कर रहे हैं, इसको आपको हमेशा जो ड्यूटीज मैंने आपको बताया उसके कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी देखेंगे, अगर लॉ की हम बात नहीं भी करें, तो अगर आप राइट एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके साथ में आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है। अगर आपकी राइट है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो कंट्री के अंदर, आपका जो मन करे, जैसे मन करे रहने का, वो आप कर सकते हो। साथ में आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी क्या होती है कि आप दूसरे पर्सन के भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपका राइट है कि आप अपने घर में कंप्लीट फ्रीडम के साथ में रह सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो अपने घर के अंदर। तो साथ ही में आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी क्या है कि आपके राइट एक्सरसाइज करने की वजह से आपको अपने घर में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके नेबर को डिस्टर्बेंस हो और वो अपने राइट टू फ्रीडम को एक्सरसाइज ना कर पाए। तो उसी तरीके से जहां पर बेलर का राइट होगा, वहां पर बेली का कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगा। ओके, और वाइस वर्सा, जहां पर बेली का राइट होगा वहां पर ड्यूटी किसका आएगा? बेलर का होगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम राइट्स और ड्यूटीज की बात करेंगे, स्पेशली ये जब भी हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे दो पार्टीज हैं। तो एक का ड्यूटी होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे का राइट होगा। एक राइट अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे पार्टी का ड्यूटी होगा। ओके, राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, ये है 153। तो अगर बेरी कोई भी ऐसा काम करे जिसके लिए बेलर ने उसको गुड्स बेल नहीं किया था, तो बेलर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के को बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर खत्म कर सकता है। सिमिलर राइट्स है 159 में भी। बेली ने अगर ग्रेटिट्यूड बेलमेंट किया है तो जब वो चाहे वो बेलमेंट को खत्म कर सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, किस तरीके से ये सब फंक्शन करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी बाइक अपने नेबर को दे रहे हो यूज करने के लिए, लेकिन आपने 2 दिनों के लिए बाइक दिया था तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको बाइक की ज़रूरत पड़ गई दूसरे दिन। एक दिन तो आपके नेबर ने उसको यूज़ किया, दूसरे दिन भी वो यूज़ करने वाला था, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत पड़ गई बाइक की। तो ऑब्वियसली आप अपना बाइक वापस ले आओगे। तो ये क्या है? ये सेक्शन 159 है। बीइंग अ बेलर आपका राइट है इन केस ऑफ ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट कि कभी भी आप अपने सामान को वापस ले सकते हो। लेकिन ये सिर्फ ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट के केस में है, नॉन ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट के केस में नहीं। राइट टू सू रॉन्ग डूअर, और कोई भी पर्सन बेलर के गुड्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको बेलर सू कर सकता है। फिर है राइट टू सू बेली। बेली को कब कब सू कर सकता है? इन केस ऑफ ब्रीच और वायलेशन बेलर हैज राइट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द बेली। बेली अगर बेलर के गुड्स के साथ में कुछ ऐसा कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अगेंस्ट है, जैसे आपने अपनी बाइक नेबर को दी और आपका नेबर क्या कर रहा है? बाइक के पार्ट्स पार्ट्स निकाल कर बाइक को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या उसके पार्ट्स निकाल कर, बैटरी निकाल कर बेचने की कोशिश कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब बेलमेंट के टर्म्स के अगेंस्ट है। आपने उसको बाइक सिर्फ यूज करने के लिए दिया था, बाइक को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दिया था। तो वैसे सिचुएशन में बीइंग अ बेलर आपका राइट होगा 153 के अंदर कि आप बेलमेंट को टर्मिनेट कर सको, सामान वापस लाओ, और साथ ही में आप उसको सू भी कर सकते हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट को उसने वॉयलेट किया है। ठीक है, अब टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे होता है वो एक अलग टॉपिक है जो हम अभी आगे जाकर उसको देखेंगे। राइट टू कॉम्पेंसेशन भी है बेलर के पास। बेली की वजह से कोई अगर नुकसान हुआ है गुड्स को, तो बेलर बेली को सू करके उसका कॉम्पेंसेशन ले सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब भी हम लोग टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं या वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इन सारी चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि ये एक ऐसा है कि आपने ABCD खत्म कर लिया है,
अब हम लोग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेंटेंसेस आप कब समझोगे? जब आपको वर्ड मीनिंग पता होगा, एबीसी क्या होता है वो पता होगा। तो वैसे ही है यहाँ पर, आप बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, एजेंसी, ये सारी चीजें कब समझ पाओगे? जब आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे फॉर्म होता है, उसके अंदर किस वर्ड का क्या मीनिंग है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तो आप इनको भी समझ पाओगे। तो कभी भी लॉ में स्पेशली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है, उसको आपको भूलना नहीं है। अभी जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी जस्टिस, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो, उसको आप भूल नहीं सकते हो। उसी के बेसिस पर आगे दूसरे लॉज डेवलप होते हैं। ठीक है? तो लॉ में बहुत ज़रूरी है कि वर्ड मीनिंग्स और वो वर्ड का कॉन्सेप्ट आपको याद हो, तभी आप लॉ को समझ पाओगे। नाउ लेट्स डिस्कस राइट्स ऑफ अ बेली। बेली के क्या क्या राइट्स हैं? तो बेली का पहला राइट ये है कि अगर जॉइंट बेलमेंट, दो तीन लोगों का गुड्स है, साथ में ओनरशिप है, और वो लोग मिलकर बेलमेंट कर रहे हैं बेली को, तो बेली गुड्स रिटर्न किसी को भी अगर कर देगा तो बेलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एबीसी जो थे वो जॉइंट ओनर्स थे। ठीक है? एक हार्वेस्टिंग मशीन के, दे डिलीवर्ड इट ऑन हायर टू डी। हम लोग हार्वेस्टिंग मशीन छोड़ देते हैं, जेसीबी ले लेते हैं, यहाँ पर जेसीबी कॉमन मशीन है। तो एबीसी ने तीनों ने मिलकर एक छोटा सा वो फॉर्म चला रहे थे जो जेसीबी रेंट पर देता था। अब एबीसी जॉइंट ओनर्स हो गए, जेसीबी को जब वो रेंट पे दे रहे हैं, तो तीनों ने मिलकर बेलमेंट किया उस जेसीबी का। तो लिया किसने? बेली यहाँ पर है डी, 1 महीने के लिए वो लेकर गया। अब 1 महीने खत्म होने के पहले डी आकर किसी को भी, या फिर जहां पर फॉर्म होगा एबीसी का, वहां पर जाकर अगर वो रिटर्न कर देता है जेसीबी को, तो बेलमेंट जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। बाद में एबीसी आकर नहीं कह सकते हैं कि तुमने मिलकर, हम जब तीनों प्रेजेंट थे तब तुमने क्यों नहीं डिलीवर किया, क्यों एक को ही तुम देकर चले गए। वो वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। जॉइंट ओनर्स में से किसी भी एक को अगर बेली गुड्स रिटर्न कर दे, तो वो वैलिड इनफ है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। राइट टू इंडेमनिटी। अब यहाँ पे इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, लॉस की भरपाई करना। तो बेलर की वजह से अगर बेली को कोई लॉस हुआ है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? वो बेलर करेगा। उसी तरह से बेली जो है वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है अगर गुड्स में कुछ डिफॉल्ट था, जैसे मैंने आपको बाइक का एग्जांपल बताया पिछले वीडियो में, जहां पर आप अपने फ्रेंड को बाइक देते हो बेलमेंट में, और बाइक का ब्रेक फेल है, आपने ये बात अपने फ्रेंड को नहीं बताई। अब इसकी वजह से आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपका फ्रेंड बीइंग अ बेली, वो उस एक्सीडेंट की वजह से जो उसे नुकसान हुआ है, उसका कॉम्पेंसेशन वो किससे क्लेम कर सकता है? आपसे क्लेम कर सकता है, यू बीइंग द बेलर। ओके, ये है सेक्शन 150। फिर है राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के टाइम पर कोई भी जो खर्च आता है बेली को उस गुड्स को रखने में, उसको संभालने में, उसके लिए पैसे वो किससे कवर कर सकता है, रिकवर कर सकता है? बेलर से कर सकता है। जैसे किसी ने अपना, लेट्स से आपके पास 4 ब्रिक्स, बड़े बड़े पैकेट्स ऑफ आइसक्रीम थे, आपने अपने नेबर को दे दिया कि इसको फ्रिज में रखो, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा और लेकर जाऊंगा। ठीक है? अब उस 2 दिनों तक फ्रिज में उसको रखने में अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस आता है, लेट्स से 2 दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी था, तो आपके नेबर ने बहुत सारा आइस मंगवाया, आइस में फिर उस आइसक्रीम को रखा ताकि आइसक्रीम खराब ना हो जाए, तो ये आइस मंगवाने का जो एक्सपेंसेस है वो आपसे वो क्लेम कर सकता है। ये बेली का राइट्स है। उसके बाद है राइट टू सी कोर्ट डिसीजन। अब बेली के पास कोई और अगर आ जाता है, बेलर को छोड़कर कोई और आ जाता है गुड्स को क्लेम करने के लिए, तब बेली क्या करेगा? कोर्ट जाकर टाइटल के लिए सूट फाइल कर सकता है। मतलब आइसक्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। आप आइसक्रीम रख के गए अपने नेबर के पास, और एक थर्ड पर्सन आकर बोलता है कि ये आइसक्रीम मुझे दे दो, ये सारा का सारा आइसक्रीम मेरा है, तुम्हारे पास कैसे आ गया? और वो रिसिप्ट भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। अब बेली जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसने बेलमेंट तो आपसे लिया आइसक्रीम का। तो वो क्या कर सकता है? वो कोर्ट में टाइटल सूट फाइल कर सकता है ताकि कोर्ट डिसाइड करे
कि वो आइसक्रीम किसको बिलोंग करता है, आपको बिलोंग करता है या जो थर्ड पार्टी आपके नेबर से आइसक्रीम मांगने आया है उसको बिलोंग करता है। ये कह रहा है सेक्शन 167। अब राइट ऑफ लियन की बात है 70 और 171 में। ठीक है, अब लियन क्या होता है? सामान को रखने का अधिकार। अब लियन को आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। तो बेली कब तक सामान को रख सकता है, बेलमेंट किए हुए गुड्स को कब तक वो रख सकता है? तो जनरली लियन का जो मतलब है वो ये होता है कि जब तक काम करवाने वाला पैसे ना दे आपके, तब तक आप उसके गुड्स को अपने पास रख सकते हो ताकि आपके पैसे आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आपने नेबर को दिया था आइसक्रीम रखने के लिए, और अब वो आपका आइसक्रीम नहीं लौटा रहा है, ये कहते हुए कि जब तक मेरा जो खर्च हुआ है आइस को खरीदने का और उसमें आइसक्रीम को रखने का, तुम उसके पैसे नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हारा आइसक्रीम्स नहीं लौटाऊंगा। तो ये क्या है? ये है राइट ऑफ लियन। वो ऐसा वैलिडली कर सकता है। तो लियन टू टाइप्स के होते हैं, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। अभी उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब लियन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट राइट है जो बेलर और बेली दोनों का ही है। यहाँ पर जो आप ओ आर देख रहे हो इसका मतलब है बेलर। तो ये बेलर और बेली दोनों का ही है। क्या राइट है ये? राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, थर्ड पार्टी। अब एक दूसरे के अगेंस्ट उनका क्या राइट है वो तो हमने देखा। थर्ड पार्टी कुछ अगर सामान को नुकसान कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, बेलर बेली के पास क्या राइट्स है? सूट फाइल कर सकते हैं वो। ठीक है, जॉइंटली पे फाइल कर सकते हैं, बेलर और बेली मिलकर भी एक लॉ सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, जो कोई थर्ड पार्टी जो सामान को, गुड्स बेल्ड को नुकसान जिसने पहुंचाया हो। और रिलीफ कैसे दिया जाएगा? जब कोर्ट से कॉम्पेंसेशन मिलेगा तो किसका कितना परसेंट इंटरेस्ट था उस गुड्स में, उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन को डिवाइड किया जाएगा। जिसने भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखा है, आपको वो एग्जाम्पल याद होगा जहां मैंने आप बताया था आपको कि कॉटन्स रखे हुए थे गोडाउन में बेली के पास, और बेली ने सब कुछ रीजनेबली चेक किया था, कहीं पर लीकेज नहीं था, बारिश का पानी उस गोडाउन के अंदर आने का कोई सिचुएशन नहीं था, बट फिर भी अचानक से लीकेज होता है और बारिश के पानी की वजह से पूरा का पूरा कॉटन खराब हो जाता है। अब बेली जो है वो वेयर हाउस कीपर है, गोडाउन का अगर मालिक है तो वो चार्जेस लेगा बेलर से गोडाउन में सामान रखने का, तो उसका भी पैसा बनता है उस कॉटन के ऊपर। और बेलर तो कॉटन का ओनर है तो उसका भी है पैसा, उसका भी नुकसान हुआ है। और ये किसकी गलती की वजह से हुआ है? एक थर्ड पर्सन जिसने जानबूझकर उस वेयर हाउस में, उस गोडाउन में एक छोटा सा छेद किया ताकि बारिश का पानी अंदर जाए और सारा का सारा कॉटन खराब हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जब बेलर और बेली मिलकर उस थर्ड पर्सन को सू करेंगे और जो कॉम्पनसेशन मिलेगा कोर्ट से, वो बेलर और बेली दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। बेलर को कॉटन का जो प्राइस है उसके हिसाब से मिलेगा, बेली को जो कॉटन को गोडाउन में रखने का जो चार्जेस था उसके हिसाब से मिलेगा। अब आते हैं बेलमेंट किन किन कंडीशंस में टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट हो जाता है मतलब एंड हो जाता है। तो एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, ये तो कॉमन सेंस है। आपने जितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो टाइम खत्म हो गया तो बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे गुड्स को 6 मंथ्स रखने का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया तो बेलमेंट जो है वो खत्म हो गया। फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, ये कैसे होगा? जो हम लोगों ने आइसक्रीम रखने की बात की, आपने अपने नेबर को 2 दिनों के लिए दिया था आइसक्रीम रखने के लिए, आप 1 दिन में ही वापस आ जाते हो, तो वो क्या है? आपका जो पर्पस था आइसक्रीम को फ्रिज में रखने का वो कंप्लीट हो गया। आप उससे 1 दिन पहले ही अपने गुड्स को वापस लेकर आ जाते हो, तो वो भी टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट है। जो पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का वो कंप्लीट हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है। थर्ड, नोटिस देकर भी किया जा सकता है। कैसे? बेलर के पास राइट है, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, ये भी हमने देखा है। तो ये वो कैसे कर सकता है? नोटिस देकर, बेली को नोटिस देकर कि मुझे अब मेरे सामान की जरूरत है, टाइम नहीं खत्म हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का मुझे पता है, लेकिन मेरे सामान की मुझे जरूरत है, मैं इसको वापस चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हमने बाइक का एग्जाम्पल लिया था, नेबर को आपने बाइक दिया, 1 दिन तो उसने यूज किया लेकिन दूसरे दिन आपको उसकी जरूरत पड़ गई, तो आप उसको पहले से बता सकते हो कि देखो आज मैं तुम्हें बाइक नहीं दे पाऊंगा, मुझे खुद पर्सनली बाइक की जरूरत है। तो ये नोटिस देकर बेलमेंट का जो है वो टर्मिनेशन हो रहा है। फिर डेथ, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के कंडीशन में, जहां पर पैसे देने की जरूरत नहीं है, बेलमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बेली या बेलर के डेथ पे
खत्म हो जाता है। मतलब जिसने सामान दिया था अगर उसकी डेथ हो गई तो भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, जिसने सामान रखा था, लिया था, उसकी डेथ हो गई तो भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो सामान दिया गया था बेलमेंट के लिए वो ही अगर खत्म हो जाए या वो अब किसी काम लायक नहीं बचा है तो भी जो बेलमेंट है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि जो जेसीबी मशीन की हम लोग बात कर रहे थे, जेसीबी मशीन हायर पे दिया जाता है, लेकिन हायर का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, जिस दिन कस्टमर आने वाला है, बेली आने वाला है उस मशीन को ले जाने के लिए, उसके एक दिन पहले मशीन में आग लग जाती है और मशीन जो है जेसीबी मशीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के भी यही सारे रूल्स हैं, किस तरीके से एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है। तो इन शॉर्ट ये सारे बॉक्सेस में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको देखकर आप इसको याद कर सकते हो। एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया, बेलमेंट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस खत्म हो गया, बेलमेंट खत्म हो गया। बेलर या बेली का डेथ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, बेली कुछ ऐसा कर रहा है जिसके लिए बेलमेंट नहीं किया गया था, तो ऑब्वियसली बेलर अपने सामान को वापस ले आएगा। और जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो गया तो भी बेलमेंट खत्म हो जाएगा। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो कि है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ये बेली की तरह ही एक्ट करता है बट ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। जिसने भी क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा है आपको पता होगा कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वहां पर आता है। कैसे ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने किसी को सामान दिया नहीं है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कोई खोया हुआ सामान खुद से मिला है। तो उस फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के पर्सन की क्या क्या लीगल राइट्स हैं। आप सड़क पे जा रहे थे, 100 रुपीज का नोट आपको गिरा हुआ मिला या किसी का फोन आपको गिरा हुआ मिला, तो नाउ व्हाट आर योर राइट्स एंड व्हाट आर योर ड्यूटीज। ठीक है, तो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा है कि जो पर्सन है उसके पास क्या क्या राइट्स है फाइंडर ऑफ गुड्स में। तो यहाँ पर आपको एक बार क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि आपको फिर से पूरा जो इसका जनरल कॉन्सेप्ट है अंडर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉट इन रिलेशन टू बेलमेंट, वो आपको वापस से याद आ जाए। अब क्या क्या कर सकता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स बीइंग अ बेली, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको राइट्स ऑफ बेली के तहत या उससे जोड़ कर पढ़ रहे हैं। राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड, जब उसने ओनर को सामान लौटा दिया, आपने फोन लौटा दिया ओनर को, तो ओनर ने क्या प्रॉमिस किया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा फोन लौटाया, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा। ठीक है, तो अब उस 10,000 रुपीज को आप ओनर से क्लेम कर सकते हो बाय फाइलिंग अ सूट। ये है सेक्शन 168। कंडीशंस फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, कब गुड्स को सेल करने का राइट आता है बेली के पास, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स के पास, जब वो पूरी तरीके से ओनर को ढूंढने की कोशिश कर ले और ओनर ना मिल पाए, तब वो गुड्स को सेल कर सकता है। या उस गुड्स को रखने में, ओनर के मिलने तक गुड्स को सेफ कीपिंग करने में जो खर्च आया है वो अगर ओनर देने को तैयार नहीं है तो भी अपने खर्च को निकालने के लिए गुड्स को सेल किया जा सकता है। जैसे किसी का खोया हुआ डॉग मिला किसी पर्सन को, अब जब तक डॉग का ओनर नहीं मिल जाता है तो जिस पर्सन को वो डॉग मिला है वो उसको खिलाएगा और उसकी जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है, जो भी नेसेसरी थिंग्स चाहिए उस डॉग को अच्छे से रखने के लिए, वो सारी चीजें वो करेगा। तो जब ओनर मिल जाएगा उस डॉग का तो ओनर की क्या ड्यूटी है कि जो भी खर्च लगा है डॉग को रखने में वो सारे खर्च वो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को दे। और अगर वो नहीं देता है तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या कर सकता है, अब उसका जो खर्च आया था डॉग को देख रेख करने के लिए, वो सारी चीजें वो डॉग को बेचकर निकाल सकता है। वैसे तो इट इज अ क्रूड एग्जाम्पल, कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। डॉग की जगह पे कोई और भी सामान हो सकता है जिसको सेल करके चार्जेस वापस निकाले जा सकते हैं, एक्सपेंसेस निकाले जा सकते हैं। अब हम फाइनली आते हैं राइट ऑफ लियन पे। ठीक है, तो ये जो राइट ऑफ लियन है ये भी आपको बेलमेंट से कनेक्शन में मिल रहा है, ये आपको सेल ऑफ गुड्स में भी मिलेगा। तो राइट ऑफ लियन, एक बार ये जो फ्रेज है राइट ऑफ लियन या ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। लियन का क्या मतलब होता है, क्रिएटिंग चार्ज अपॉन समबडीज गुड या रिटेनिंग समबडीज गुड। क्यों, क्योंकि पैसे नहीं दिए गए हैं उसके। ठीक है, तो सेक्शन 170 और 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में लियन की बात कर रहा है। ओके,
और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में? बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में। तो पहले है पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन क्या है? जहां पर पोजेसर के पास, पोजेसर कौन होगा? बेली। उसके पास क्या राइट है? टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स अंटिल अ पर्टिकुलर क्लेम और डेट रिलेटेड टू गुड्स इज सेटल्ड। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, आप कपड़े सिलने के लिए देते हो। अब जब तक आप टेलर का जो स्टिचिंग चार्जेस है या टेलरिंग चार्जेस है वो आप नहीं पे कर दोगे, तब तक वो आपके कपड़े नहीं लौटाएगा। ये जनरली ऐसा ही होता है रियल लाइफ सिचुएशन में भी। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर लियन है। वो आपके कौन से कपड़े रख सकता है? जिसके लिए आपने पे नहीं किया है। ओके, ये है पर्टिकुलर लियन। लेट्स से आपने 3 कपड़े दिए थे, 2 शर्ट सिलना था, 1 पैंट सिलना था। आपने शर्ट सिलने के टेलरिंग चार्जेस दे दिए हैं, लेकिन पैंट सिलने का आपने टेलरिंग चार्ज नहीं दिया है। तो वो आपके सारे शर्ट पैंट को नहीं रख सकता है टेलर। वो क्या करेगा? शर्ट उसको लौटाना पड़ेगा, लेकिन पैंट जिसका चार्जेस आपने पे नहीं किया है वो अपने पास रखेगा जब तक आप उसके पैसे नहीं दे दोगे। तो ये है पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन क्या है? ये ब्रॉडर राइट है। ठीक है, ब्रॉडर राइट मतलब कोई भी सामान, आपका कोई भी सामान टेलर के पास है, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, तो वो सारे के सारे सामान को रख सकता है या किसी भी एक को रख सकता है। तो ये जनरल लियन है। पर्टिकुलर लियन मतलब जिसका पेमेंट नहीं हुआ है वही रखा जा सकता है। जनरल लियन मतलब अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो जितना सामान है बेली के पास उसमें से वो कुछ भी रख सकता है। तो जनरली जो जनरल लियन है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? बैंकर्स के पास होता है, फैक्टर्स के पास होता है, वॉर फिंगर्स के पास होता है, पॉलिसी ब्रोकर्स के पास होता है, अटर्नीज होता है। अटर्नी मतलब हम लॉयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉर फिंगर्स होता है, वॉर्फ। वॉर्फ, ये सारे एग्जाम्पल्स को देखने के लिए आपको पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझना पड़ेगा। वहां पर आप फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अटर्नी ऑफ लॉ मतलब लॉयर, एडवोकेट। लॉयर तो नहीं, जो लीगल टर्म है इंडिया में एडवोकेट, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई एडवोकेट का फी नहीं पे कर रहा है तो वो उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख सकता है, अपने क्लाइंट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख सकता है जब तक उसका फी उसको मिलना चाहे। सेम बैंक्स के साथ में भी होता है। तो ये जनरल लियन का राइट जनरली प्रोफेशनल्स के पास होता है। पर्टिकुलर लियन नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में एप्लीकेबल होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग अदरवाइज। कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग अदरवाइज का क्या मतलब है? मतलब आपने अगर अपने टेलर के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि तुम मेरा कोई भी सामान नहीं रखोगे, चाहे मैं उसके पैसे पे करूं या नहीं करूं। ठीक है, तुम राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। और उसने भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है कि ठीक है, अगर मेरे एक सामान के पैसे नहीं भी मिलते हैं तो मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो वैसे केस में अगर आपने 2 शर्ट का पैसा दे दिया, एक पैंट का नहीं दिया, तो वो पैंट रख नहीं सकता है। वो आपको सू करके पैसे ले सकता है, लेकिन पैंट को रखकर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है पैसे लेने के लिए। इसके बाद जनरल लियन के सिचुएशन में क्या है? तो जनरली ये प्रोफेशनल्स के पास अवेलेबल होता है, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है हर तरह के बेलमेंट में। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी से सब्जेक्टेड है। किसी ने बैंक के साथ में या एडवोकेट के साथ या जिसके साथ भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा हुआ है कि राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं करना है, तब बेली राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। उसके बाद गुड्स अंडर जनरल लियन कैन नॉट बी सोल्ड बट कैन ओनली बी रिटेन्ड अंटिल द आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर सेटल्ड। ठीक है, तो चूंकि ये प्रोफेशनल्स के साथ में है और ये मोर ऑफ अ बिजनेस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर गुड्स को सेल करना अलाउड नहीं है। सिर्फ गुड्स को रखा जा सकता है जब तक उसके चार्जेस, पैसे ना मिल जाए। लेकिन पर्टिकुलर लियन में क्या है? अगर लेट्स से आपने 6 महीने हो गए, आप पैंट लेने भी नहीं जा रहे हो अपने टेलर के पास से और उसको पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो वो क्या कर सकता है? वो पैंट किसी और को सेल करके अपना पैसा ले सकता है। ये राइट उसके पास है पर्टिकुलर लियन में। लेकिन जनरल लियन में अगर आपने अपने एडवोकेट के पास कोई डॉक्यूमेंट छोड़ा हुआ है आपके केस से रिलेटेड और आप उसका फी नहीं दे रहे हो और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं लौटा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को सेल करके या आपके किसी और सामान को सेल करके जो उसके कस्टडी में है, वो पैसे नहीं निकाल सकता है, अपने फीस को नहीं ले सकता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल 30 आप पढ़ लोगे। एग्जाम्पल 30 काफी अच्छा है जनरल लियन के सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब वेवर ऑफ लियन की बात कब आती है? वेवर का क्या मतलब है? वेवर का मतलब होता है अपने राइट्स को छोड़ देना। किसी ने कहा मैं अपने राइट को एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं वेवर।
अब कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी और वेवर में डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है कि वेवर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करना है और दोनों पार्टीज ने उसको साइन किया है, ठीक है। तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। लेकिन वेवर ऑफ लियन में या वेवर ऑफ किसी भी राइट का ये मतलब होता है कि लिखा हुआ नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं नहीं एक्सरसाइज करूंगा, बट वो पर्सन खुद से बोल रहा है कि नहीं, मुझे ये राइट एक्सरसाइज नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, उसको हम वेवर कहते हैं। तो बेली अगर खुद से अपनी मर्जी से लिखवा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मैं राइट ऑफ लियन नहीं एक्सरसाइज करूंगा, तुम पैसे नहीं दोगे तो भी मैं अपना राइट ऑफ लियन छोड़ रहा हूं, तो उसको हम लोग वेवर कहेंगे। और जहां पर बेलर बेली से साइन करवाएगा कि तुमको राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि तुम नहीं करो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी है। लेकिन वेवर बेली खुद के मर्जी से छोड़ रहा है कि मैं अपने राइट्स को क्लेम नहीं करूं, ठीक है। तो बाद में अगर उसके पैसे नहीं मिलते हैं बेली को, तो वो फिर से राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता अगर उसने एक बार छोड़ दिया है, तो उसको हम वेवर कहते हैं। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन में क्या क्या डिफरेंसेस है ये देख लेते हैं। तो ये तो जनरल लियन 171 में डिस्कस किया गया है, पर्टिकुलर 170 में डिस्कस किया गया है। और जनरल लियन में क्या है, किसी भी सामान को रखा जा सकता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक गुड्स की बात नहीं होती है। लेकिन पर्टिकुलर लियन में क्या है, जिसके पैसे नहीं मिले हैं सिर्फ उसी गुड्स को रखा जा सकता है। अब जनरल लियन जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में अगर वैसा टर्म्स है तभी वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलर लियन क्या है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स हो या नहीं हो, उसको जो बेली है अपने पैसे नहीं मिलने पर एक्सरसाइज कर सकता है। अब जनरल लियन में क्या है, जरूरी नहीं है कि बेली ने उस पे कोई गुड्स पे कोई काम किया हो, कोई लेबर या स्किल लगाया हो तभी वो उस पे लियन एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन पर्टिकुलर लियन में क्या है, पर्टिकुलर लियन तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब वो नॉन ग्रेटिट्यूअस काइंड ऑफ बेलमेंट हो और बेली ने उस पे कुछ अपना स्किल्स लगाया। जैसे हम लोग शर्ट की जब बात कर रहे थे, तो उस कपड़े को सिलने में टेलर ने अपना स्किल लगाया, इसीलिए वो पर्टिकुलर लियन क्लेम कर पा रहा है। और जनरल लियन हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, सिर्फ जिनका जिनका नाम, जिनका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, बैंकर्स, वॉर फिंगर्स, फैक्टर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, एडवोकेट्स, वही कर सकते हैं। पर्टिकुलर लियन कोई भी कर सकता है, फाइंडर ऑफ गुड्स कर सकता है, अनपेड सेलर कर सकता है, पार्टनर्स कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका भी ऐसा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है कि उन्होंने उस गुड्स पे कुछ काम किया है, तो वो पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए किसी अलग से टर्म्स की जरूरत नहीं है, किसी क्लॉज की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।